जिस तरह से एक बार फिर ईरान और अमेरिका आमने सामने तन कर खड़े हैं, उसके बाद जाहिर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों का गुजरना बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है। क्या एक बार फिर दुनिया के सामने वही मुश्किल लंबे समय तक रहने वाली है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान की भिड़ंत क्या दुनिया के सामने तेल और गैस की किल्लत लाकर खड़ी कर देगी? सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ने के बाद दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर सुर्खियों में है। अस्थायी शांति के मकसद से एक अंतरिम समझौते पर हस्ताक्षर करने के महज एक महीने बाद दोनों देशों के बीच फिर से हमले शुरू हो गए हैं और बढ़ते तनाव की वजह से तेल की कीमतों में भी उछाल आया है। जिस तरह से एक बार फिर ईरान और अमेरिका आमने सामने तन कर खड़े हैं, उसके बाद जाहिर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों का गुजरना बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है। ऐसे में सवाल है कि अब क्या होगा? क्या एक बार फिर दुनिया के सामने वही मुश्किल लंबे समय तक रहने वाली है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान की भिड़ंत क्या दुनिया के सामने तेल और गैस की किल्लत लाकर खड़ी कर देगी? सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और फिर अरब सागर से जोड़ता है। यह दुनिया की सबसे व्यस्त ऊर्जा कॉरिडोर में से एक है। इसकी सबसे संकरी चौड़ाई लगभग 33 किलोमीटर है और जहाजों के लिए एक निर्धारित नौवहन मार्ग इससे भी संकरा है। हर दिन दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। इसके अलावा दुनिया के एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस व्यापार का भी बड़ा हिस्सा यहीं से होकर निकलता है। यानी अगर यह रास्ता रुकता है तो सिर्फ एक समुद्री मार्ग बंद नहीं होता, बल्कि दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की सबसे बड़ी धमनियों में से एक प्रभावित होती है। अब अगर मान लीजिए कि अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो इससे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर, इराक, बहरीन जैसे देश सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि इनमें से अधिकांश देशों का तेल और गैस पहले फारस की खाड़ी से निकलकर हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरता है। सबसे बड़ी बात तो यह कि कतर के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी निर्यातकों में शामिल कतर की लगभग पूरी एलएनजी समुद्री रास्ते से हॉर्मुज होकर ही निकलती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या खाड़ी क्षेत्र के तेल और गैस निर्यातक अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं अपना सकते? और क्या खाड़ी क्षेत्र के तेल और गैस निर्यातक दूसरे रास्तों का इस्तेमाल किस हद तक कर सकते हैं? विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ वैकल्पिक रास्ते मौजूद तो हैं, लेकिन इनकी लिमिटेशंस हैं। उनमें से कोई भी इस अहम समुद्री मार्ग की जगह को पूरी तरह से नहीं ले सकता, क्योंकि ईरान और ओमान के बीच स्थित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब भी खाड़ी क्षेत्र के ज्यादातर तेल और गैस के निर्यातक का प्राथमिक रास्ता है। और इसकी वजह है इस स्ट्रेट की बड़ी क्षमता, लचीलापन और कम लागत। दरअसल पाइपलाइन नेटवर्क की तुलना में तेल टैंकर कम लागत में ज्यादा मात्रा में तेल और गैस पहुंचा सकते हैं, जबकि पाइपलाइन बनाने और उनके रख रखाव पर भारी निवेश करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल तेल और पेट्रोलियम उत्पाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरते हैं। यह दुनिया में समुद्री रास्ते से होने वाले कुल तेल व्यापार का लगभग 1/4 है। इनमें से लगभग 80% खेप एशिया भेजी जाती है और इसी समुद्री रास्ते से दुनिया के कुल एलएनजी निर्यातक का लगभग 5वां हिस्सा भी गुजरता है। अब अगर विकल्पों की बात करें तो पहला विकल्प है सऊदी अरब का ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन। दरअसल सऊदी अरब ने वर्षों पहले ही एक बड़ा विकल्प तैयार कर लिया था, जिसे पेट्रोलाइन के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 1200 किलोमीटर लंबा यह पाइपलाइन फारस की खाड़ी के तेल क्षेत्रों को सीधे लाल सागर के यनूब बंदरगाह से जोड़ती है। यानी तेल को जहाजों में भरने के लिए हॉर्मुज जाने की जरूरत नहीं।
जहाज सीधे लाल सागर से निकल सकते हैं, लेकिन इस पाइपलाइन की क्षमता सीमित है। यह सऊदी अरब के पूरे निर्यात को पूरी तरह से संभाल नहीं सकती। अब बात करते हैं दूसरे विकल्प की। तो दूसरे विकल्प के तौर पर यूएई के आबू धाबी फुजैरा पाइपलाइन को देखा जाता है। 406 किलोमीटर लंबी आबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन आबू धाबी के हबशान तेल क्षेत्र को ओमान की खाड़ी में स्थित फुजैरा बंदरगाह से जोड़ती है। ध्यान दीजिए, फुजैरा ओमान की खाड़ी में है, यानी यह हॉर्मुज स्ट्रेट के बाहर स्थित है, इसलिए वहां से जहाज सीधे हिंद महासागर की ओर निकल सकते हैं। लेकिन इसकी क्षमता भी सीमित है, यानी कि इसके भी लिमिटेशंस हैं। तीसरा विकल्प के तौर पर इराक की पाइपलाइंस को देखा जाता है। इराक के पास तुर्की की ओर जाने वाली पाइपलाइन प्रणाली है। करीब 970 किलोमीटर लंबी किरकुक जेहान पाइपलाइन, जो उत्तरी इराक के किरकुक क्षेत्र से तेल को भूमध्य सागर पर स्थित तुर्की के जेहान बंदरगाह तक पहुंचाती है। लेकिन इन पाइपलाइनों को कई बार सुरक्षा और राजनीतिक कारणों से बंद करना पड़ा है। 2.5 साल तक बंद रहने के बाद यह पाइपलाइन सितंबर 2025 में फिर से शुरू हुई। मार्च 2026 तक इसके जरिए प्रतिदिन लगभग 2.5 लाख बैरल तेल की आपूर्ति होने लगी। इससे इराक को तेल निर्यात का एक वैकल्पिक रास्ता तो मिला, हालांकि यह अब भी उसके कुछ निर्यात की तुलना में काफी छोटा है। इराक हर दिन लगभग 34 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात करता है। इनमें से लगभग 95% खेप दक्षिणी बंदरगाह बसरा से रवाना होती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरती है। इसलिए यह पूरी तरह भरोसेमंद विकल्प नहीं माना जाता और ना ही इसे कहा जा सकता है। अगर भविष्य में जरूरत पड़े तो चौथा विकल्प भी मौजूद है। कुछ तेल पाइपलाइन के जरिए जॉर्डन या दूसरे बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बड़े निवेश और समय की जरूरत होगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि इन वैकल्पिक रास्तों से प्रतिदिन केवल 35 लाख से 55 लाख बैरल तेल की आवाजाही हो सकती है, जबकि सामान्य तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हर दिन लगभग 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है। अंतर को समझिए, कितना अंतर है, करीब 3 गुना। अब यहां सबसे बड़ी चुनौती कतर के लिए है, क्योंकि एलएनजी के मामले में इस स्ट्रेट ऑफ पर निर्भरता और भी ज्यादा है। दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी निर्यातकों में शामिल कतर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक अपनी गैस पहुंचाने के लिए इसी रास्ते पर निर्भर है। फिलहाल कतर के पास उसके एलएनजी निर्यात के लिए बड़े पैमाने पर कोई दूसरा विकल्प उपलब्ध नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से वैश्विक ऊर्जा बाजार पर ईरान को मिलने वाले रणनीतिक प्रभाव को देखते हुए खाड़ी देशों ने लंबे समय से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में निवेश किया है जिससे तेल का निर्यात इस समुद्री रास्ते पर निर्भर हुए बिना किया जा सके। ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने के लिए अपना रास्ता तैयार किया है। लगभग 1000 किलोमीटर लंबी यह पाइपलाइन खाड़ी क्षेत्र के उत्तरी हिस्से में स्थित गुरेह से ओमान की खाड़ी के जास्क निर्यात टर्मिनल तक जाती है। इसे प्रतिदिन 10 लाख बैरल तेल ढोने की क्षमता के साथ तैयार किया गया है, जिससे ईरानी तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे बिना अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच सकता है। हालांकि व्यवहारिक तौर पर प्रतिबंधों और टर्मिनल से जुड़ी अधूरी बुनियादी सुविधाओं की वजह से इस पाइपलाइन का इस्तेमाल उसकी तय क्षमता से काफी कम हो पाया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भरता कम करने के लिए नए निर्यात मार्गों पर भी विचार किया जा रहा है। एक और संभावना है किरकुक बनियास पाइपलाइन, जिसको फिर से चालू किया जा सकता है और इसके जरिए इराक का तेल खाड़ी क्षेत्र से गुजरे बिना सीरिया के भूमध्य सागर तट तक पहुंच सकता है। करीब 800 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन का निर्माण 1952 में पूरा हुआ था, लेकिन ईरान इराक युद्ध के दौरान इसे बंद कर दिया गया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान, सीरिया और अमेरिका ने क्षेत्रीय निर्यात मार्गों में विविधता लाने की व्यापक कोशिशें की और इसके तहत फिर से इसे बनाने पर चर्चा की गई है। सबसे महत्वाकांक्षी प्रस्तावों में से एक 4 सीज प्रोजेक्ट है। यह एक प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट और एनर्जी नेटवर्क है जिसमें सीरिया और तुर्की के रास्ते भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरब की खाड़ी को आपस में जोड़ने की बात कही गई है। अब सवाल यह है कि क्या इन
विकल्पों के जरिए, इन वैकल्पिक रास्तों से दुनिया का काम चल सकता है? तो इसका जवाब है पूरी तरह नहीं। क्योंकि अगर खाड़ी के देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी निर्भरता कम कर दें, तब भी वे इलाकों में ऊर्जा परिवहन के वैकल्पिक मार्गों से जुड़े भू राजनीतिक जोखिमों से पूरी तरह नहीं बच पाएंगे। इसका एक उदाहरण मिस्र की सुमेद पाइपलाइन है, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और स्वेज नहर को बाईपास करते हुए यूरोप तक पहुंचने का एक रास्ता उपलब्ध कराती है। इस पाइपलाइन से प्रतिदिन 25 लाख से 28 लाख बैरल तेल भेजा जा सकता है। हालांकि हाल के महीनों में लाल सागर और बाब अल मंदेब स्ट्रेट में हूती लड़ाकों की ओर से व्यापारिक जहाजों पर किए गए हमलों ने यह दिखाया कि पूरे स्वेज कॉरिडोर की सुरक्षा अब भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि ईरान अमेरिका संघर्ष शुरू होने के बाद सुमेद पाइपलाइन से तेल की आवाजाही बढ़ी है, लेकिन इसकी सीमित क्षमता अब भी यूरोप की ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक बड़ी बाधा बनी हुई है। ईरान अमेरिका के बीच जब से युद्ध की शुरुआत हुई, उसके बाद खाड़ी के देश अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए पहले से ज्यादा प्रतिबद्ध दिख रहे हैं। और खाड़ी क्षेत्र में जो हालात पिछले कुछ महीनों से बने हुए हैं, उसके बाद खाड़ी के अरब देश भविष्य में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी निर्भरता को जितना संभव हो सके उतना कम करने की कोशिश जरूर करेंगे। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि क्षेत्र की सरकारें आगे भी वैकल्पिक निर्यात मार्ग विकसित करती रहेंगी, क्योंकि अब वो पहले की तरह पूरी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि उनका यह भी कहना है कि ये वैकल्पिक रास्ते पूरी तरह हॉर्मुज की जगह नहीं ले पाएंगे। कुल मिलाकर चाहे वो सऊदी पाइपलाइन हो या यूएई का पाइपलाइन हो या चाहे इराक की पाइपलाइन हो या दूसरे विकल्प, इन सबकी कुल क्षमता मिलाकर भी हॉर्मुज से गुजरने वाले पूरे तेल और गैस की भरपाई नहीं कर सकते। यानी कुछ निर्यात तो जारी रहेगा, लेकिन पूरी तरह नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और इसका सीधा असर क्या होगा? तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, गैस की कीमतें बढ़ेंगी, समुद्री बीमा पर खर्चा बढ़ेगा, जहाज उड़ाने लागत पर खर्चा बढ़ेगा, वैश्विक महंगाई बढ़ेगी। और अगर संकट लंबा चला तो दुनिया के बड़े उपभोक्ता देश, जिसमें भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देश, दूसरे देशों से तेल खरीदने की कोशिश करेंगे। और इन सबके बीच अमेरिका बड़ी चालाकी से अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का उपयोग कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्य देश भी अपने आपातकालीन भंडार का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यह समाधान हमेशा के लिए नहीं हो सकता। इसलिए हॉर्मुज स्ट्रेट को दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का सबसे अहम समुद्री मार्ग कहा जाता है। अगर कुछ दिनों के लिए संकट हो तो दुनिया किसी भी तरह संभाल सकती है और पहले संभाला भी है, लेकिन अगर महीनों तक हॉर्मुज पूरी तरह बंद रहा तो इसका असर सिर्फ खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रहेगा। पेट्रोल पंप से लेकर रसोई गैस, हवाई टिकट, माल ढुलाई, खाद्य वस्तुओं की कीमत और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था तक इसकी गूंज सुनाई देगी। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें इस समुद्री रास्ते को केवल एक जल मार्ग नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा की जीवन रेखा मानती हैं।